हे गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के एमसीक्यूज। हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, बौद्ध परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, इस प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पिटकों में विभाजित किया गया था। जो सेकेंड ऑप्शन है हमारा, द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, महायान और हीनयान। थर्ड हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म वीरवादियों और महासंगिकों के बीच विभाजित हो गया। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सत्य हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, केवल एक। इसका जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, ए वाला इसमें सही है, लेकिन जो हमारा बी और सी है वो रॉन्ग है। इसमें यहाँ पर दे रखा है, द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो कौन से 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, तो यहाँ पर है स्थविरवादियों और महासंगिकों में। तो सेकेंड वाले में ये आएगा, और जो थर्ड वाला इसमें क्या आएगा हमारा, महायान और हीनयान। तो जो सेकेंड और थर्ड है क्या हमारा, दोनों इंटरचेंज है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। प्रथम परिषद, इसका आयोजन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद लगभग कितने 483 ईसा पूर्व राजा अजात शत्रु के संरक्षण में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता भिक्षु महाकाश्यप ने की थी। यह परिषद राजगृह से सतपानी गुफा में आयोजित की गई थी। यह परिषद बुद्ध की जो शिक्षाओं सूत और शिष्यों के लिए नियमों और संरक्षित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इस परिषद के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पिटकों में विभाजित किया गया था। अतः जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है। सूत पिटक, विनय पिटक और संकलन क्रमशः आनंद एवं उपाली द्वारा किया गया। दूसरी परिषद यह कितने 383 ईसा पूर्व में राजा कालाशोक के संरक्षण में बिहार के एक गांव वैशाली में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता सबकामी ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म सतवीरवादियों और महासंगिकों में विभाजित हो गया था। अतः जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है। तीसरी परिषद यह 250 ईसा पूर्व में अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीश ने की थी, जिसकी अभिधम का जो अभिधम पिटक का इसमें संकलन है। ठीक है, चौथी परिषद यह कौन सी 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने, वसुमित्र ने की थी, जबकि कुषाण सम्राट कनिष्क के संरक्षण में अश्वघोष और उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित था। जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन वो भी सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, बोधिसत्व वह व्यक्ति है जिसने स्वयं शांति प्राप्त कर ली लेकिन दूसरों की सहायता के लिए उसे त्यागने के लिए तैयार नहीं है। सेकंड, अर्हत वह जागृत प्राणी है जिसने दूसरों के कल्याण के लिए संसार में अनिश्चित काल बने रहने का संकल्प लिया। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी, कोई नहीं। इसमें ना तो एक सही है और ना ही 2 है। इसमें जो यहाँ पर बोधिसत्व वह व्यक्ति है, तो यहाँ पर कौन है, अर्हत। अर्हत वह व्यक्ति जिसने स्वयं शांति प्राप्त कर ली लेकिन दूसरों की सहायता करने के लिए उसे त्यागने के लिए तैयार नहीं था। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो गलत है। अब हमारा सेकंड, तो यहाँ पर क्या आएगा, बोधिसत्व वह जागृत प्राणी है जिसने दूसरों के कल्याण के लिए संसार में अनिश्चित काल तक बने रहने का संकल्प लिया। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो भी सही नहीं है। अर्हत और बोधिसत्व, थेरवाद बुद्ध धर्म में अर्हत वह व्यक्ति होता है जिसने अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति को समझ लिया और वह निर्वाण की प्राप्ति कर ली है। हालांकि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत अर्हत वह व्यक्ति है जो निर्वाण प्राप्त करने के मार्ग पर बहुत आगे है लेकिन अभी तक निर्वाण प्राप्त नहीं कर पाया है। समग्र रूप से बौद्ध धर्म में 16 पौराणिक अर्हतों का उल्लेख मिलता है। नागसेन 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सर्वास्ति वादन बौद्ध और यहाँ तक कि गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल को भी 16 अर्हतों में से एक माना जाता है। महायान के अनुसार अर्हत वह व्यक्ति है जिसने अपने लिए शांति प्राप्त कर ली है लेकिन दूसरों की सहायता के लिए इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही नहीं है। महायान बौद्ध धर्म के तहत बोधिसत्व एक जागृत व्यक्ति होता है जिसने दूसरों के कल्याण के लिए संसार में अनिश्चित काल तक रहने की प्रतिज्ञा की है। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला वो भी सही नहीं। इसलिए महायान बौद्ध अर्हत बनने के बजाय बोधिसत्व को लक्ष्य के रूप में मानते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित सद्गुणों पर विचार कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ नैतिकता, ताकत और उदारता दी गई है। हमें इसमें से बताना है कि जो बौद्ध धर्म में किनको पारमिता के रूप में मान्यता प्राप्त थी। ठीक है,
हमारा इसका आंसर कौन सा होगा सही आपको बताना है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी, सभी तीन ही, नैतिकता, ताकत और उदारता, तीन ही महायान बौद्ध धर्म में पारमिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, पारमिता, यह पाली में पारमिता बौद्ध धर्म में मुख्य गुण होते हैं जिन्हें अक्सर पूर्णता के रूप में अनुवादित किया जाता है। ये गुण बोधिसत्व की विशेषताएं और लक्ष्य होते हैं। यह वे लोग जो बुद्ध बनने की आकांक्षा रखते हैं। महायान बौद्ध धर्म में 6 पारमिताएं हैं। उदारता, दान पारमिता, नैतिकता, शील पारमिता, दृढ़ता, शांति पारमिता, शक्ति वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता, बुद्धि प्रज्ञा पारमिता। इसलिए जो हमारा सी वाला है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म उप संप्रदाय नहीं है। तो हमें इसमें से बताना है कितने कथन या कौन सा कथन सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का उप संप्रदाय नहीं है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सौत्रांतिका। कौन नहीं है, सौत्रांतिका। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। जैन धर्म की 2 प्रमुख प्राचीन उप परंपरा है। दिगंबर उप संप्रदायों में मूल संघ और तेरमपथी, तारणपथी और विषमपथी शामिल है। श्वेतांबर उप संप्रदाय में स्थानकवासी और पूर्तिमूजक शामिल है। प्रारंभिक बौद्ध शाखा, ऐसा माना जाता है कि बुद्ध के निधन के बाद मूल संघ 383 और 250 ईसा पूर्व के बीच 2 प्रारंभिक शाखाओं में विभाजित हो गया। स्थरवीर निकाय उप संप्रदाय में से मायशासक, सर्वस्तिवाद, संक्रांतिका और सौत्रांतिक, धर्मगुप्तक, वासीपुत्री, धर्मोत्री और भद्रायणी, सनगारिक और सम्मितिया शामिल है। ठीक है, माँ समाधिका क्या है, इसमें उप संप्रदाय में गोकुलिका, प्रज्ञातिवाणा, बहुसूत्रियां और एक व्यवहारिका क्षेत्री शामिल है। उपरोक्त 2 संख्याओं के अंतर्गत जिन अन्य उप संप्रदायों की पहचान नहीं की गई है वे थे हेमवाटिका, राजगिरी, सिद्धतक और पुबासेलिया और अपर सेलिया और अपर राजगिरी का। ठीक है, बाद के जो बुद्ध संप्रदाय में थेरवाद, महायान, व्रजयान आदि भी शामिल थे। इसलिए जो हमारा सी वाला ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्राचीन ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भगवती सूत्र का एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है जिसका श्रेय पारंपरिक रूप से भद्रबाहु को दिया जाता है। सेकंड वाला है कल्प सूत्र, सुधर्म स्वामी द्वारा लिखा गया है। थर्ड वाला है परिशिष्ट पर्वण, हेमचंद्र द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है। हमें इसमें से बताना है कितने या कथन इसमें से सही है। ठीक है, कितने या कौन से कथन इसमें से सही है, तो हमें इसमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 1। इसमें जो हमारा फर्स्ट और हमारा जो सेकेंड है वो सही है, लेकिन हमारा जो थर्ड है वो इसमें थर्ड वाला रॉन्ग है। ठीक है, नहीं सॉरी, इसमें जो हमारा क्या है, हमें यहाँ पर क्या पूछा गया, कौन से सही नहीं है। तो हमें इसमें हमारे जो इसमें क्या है, फर्स्ट और सेकंड हमारे सही नहीं है। इसमें जो हमारे फर्स्ट से सेकंड है वो क्या है, रॉन्ग है, लेकिन जो हमारा थर्ड वाला है वो सही है। जो फर्स्ट में है क्या लिखा है, भगवती सूत्र एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है जिसका श्रेय पारंपरिक रूप से भद्रबाहु को दिया जाता है। तो इसमें क्या आएगा, शूद्र। इसमें जो हमारा दिया गया है फर्स्ट और सेकंड क्या है, इंटरचेंज है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। व्याख्या प्रज्ञापति, जिसे भगवती सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 12 अंगों में विविध ग्रंथों में से 5वां, जिसके बारे में पारंपरिक रूप से माना जाता है कि इसे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने परिवर्तित किया था। ठीक है, व्याकरण प्रज्ञापति का श्रेय पारंपरिक रूप से महावीर के प्रमुख शिष्य सुधर्म स्वामी को दिया जाता है। कल्पसूत्र एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है जिसे भद्रबाहु ने लिखा था, जो एक प्रतिष्ठित जैन भिक्षु और विद्वान थे। यह मुख्य रूप से जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से जुड़ा हुआ है और इसे उनके विहित ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसलिए जो हमारा वो सेकंड वाला भी सही नहीं है। हेमचंद्र द्वारा 12वीं शताब्दी का दिगंबर ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन चंद्रगुप्त की संपूर्ण कथा का मुख्य रूप से सबसे पुराना जैन स्रोत है। इसे चंद्रगुप्त की मृत्यु के लगभग 1400 वर्ष बाद लिखा गया था। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो सही है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर बताना है कितने कथन सत्य है। तो हमारा जो इसमें है, जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी जबकि बौद्ध धर्म ने नहीं। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता जबकि बौद्ध धर्म करता है। जैन धर्म आत्मा के स्थानांतरण में विश्वास करता है जबकि बौद्ध धर्म ऐसा नहीं करता। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है।
तो इसका जो हमारा आंसर होगा सी होगा इसका आंसर। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही इसमें सही है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में हमें अंतर बताना है। तो जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी, जबकि बौद्ध धर्म ने नहीं। ठीक है, जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता, जबकि बौद्ध धर्म करता है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता, लेकिन यह इस बात पर जोर देता है कि सभी आत्माएं समान हैं और पद जन्म के बजाय नैतिक गुणों पर आधारित है। जैन धर्म आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म ऐसा नहीं करता है। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग बताता है, जबकि जैन धर्म अपने अनुयायियों को पूर्ण तपस्या का जीवन जीने की सलाह देता है। ठीक है, इसलिए हमारा इसमें से कोई भी सही नहीं है, तीनों ही सही है। सॉरी, इसमें हमारे तीनों ही सही है। हमारा ऑप्शन नंबर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो क्या है? 7। निम्नलिखित संगीत पर विचार कीजिए। शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन, सेल्व गणेश, विनायक राम। हमें इसमें से बताना है कितने कथन इन हस्तियों के 2024 में ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? सी। इसमें जो हमारे हैं तीनों ही सही है। शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालम और सेल्व गणेश विनायक राम। ठीक है, इसमें हमारे तीनों ही सही है, क्योंकि तीनों ही हस्तियां क्या 2024 में इन्हें ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड मूल नाम ग्रामोफोन है, जो उसका अवार्ड अमेरिकन नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज जो है उसके द्वारा लैटिन एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज केवल स्पेनिश जो पुर्तगाली भाषाओं में रिकॉर्डिंग के लिए द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले जो पुरस्कार है उसकी एक श्रृंखला है। ठीक है, संगीत संबंधित उपलब्धियों को मान्यता देने का है एक वार्षिक आयोजन, जो कब से 1958 के कलाकारों को सम्मान करने के लिए 1959 में शुरू किया गया था, और इससे सम्मानित होने वालों को ग्रामोफोन की एक स्वर्ण प्रतिमा प्राप्त होती है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में भारत का प्रदर्शन शक्ति में जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, जॉन मैकलॉगलिन है उनको, और गणेश राजगोपालन और सेल्व गणेश विनायक राम शामिल है, जिन्होंने अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए 2024 में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ठीक है, ये हमारे तीनों ही इसमें सही है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8। समुद्री गायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर समुद्री गायों के बारे में बताना है, इसमें से कितने कथन सही हैं। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? केवल एक। इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला सही है, लेकिन हमारा जो सेकेंड और थर्ड इसमें से रॉन्ग है। यह भारतीय और प्रशांत महासागर जो सागरों के तटीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो ये हमारा गलत है। इसमें IUCN अनुसार मैनेटीज और डोगोंगो दोनों ही सुभेद के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये भी हमारा गलत है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। समुद्री गाय जो हमारी क्या है? शी काउ से जो समुद्री गाय में मैनेटी और डुगोंग शामिल है, जिनमें 4 मैनेटी प्रजातियां तथा 1 डुगोंग प्रजाति शामिल है, जो शाकाहारी डोगोगिडे परिवार से संबंधित है। ठीक है, ये कैरेबियन, मेक्सिको की खाड़ी, अमेजोन, पूर्व और पश्चिम अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा फर्स्ट वाला सही नहीं है। डुगोंग भारतीय और प्रशांत महासागरों के तटीय जो क्षेत्र है उनमें रहते हैं, और ये जो हमारा IUCN एक समुद्री गाय और मैनेटीज दोनों को सुभेद के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो इसलिए हमारा जो थर्ड वाला है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सुबिका पेंटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर बताना है सुबिका पेंटिंग के बारे में कितने और कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? बी। इसमें हमारा केवल सेकंड वाला सही है, लेकिन हमारा जो फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। यह चित्रकला शैली जो है उसकी मणिपुर में कुकी समुदाय सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित, कुकी से नहीं है, किससे? ये मैतेई समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित है, इसलिए हमारा फर्स्ट वाला है वो क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, प्राचीन सुबिका पेंटिंग मणिपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने हेतु मणिपुर की प्राचीन सुबिका पेंटिंग शैली जो विलुप्ति की कगार पर है, जो पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो है क्या हो रही है? अभी विलुप्त होने जा रही है, लेकिन इसको पुनर्जीवित करने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सुबिका पेंटिंग शैली क्या है? मैती समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित है तथा अपनी 6 जीवित पांडुलिपियों सुबिका, सुबिका अचोबा, सुबिका लाइसाबा, सुबिका चोदित, सुबिका चैथिल तथा थेंगरा
यह खेल सुबिका के माध्यम से अस्तित्व में है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही नहीं है। यह पेंटिंग हस्त निर्मित कागज पर बनाई जाती है तथा पांडुलिपियों के लिए आवश्यक सामग्री जैसे हस्त निर्मित कागज अथवा वृक्ष की छाल पर तैयार की जाती है, इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो सही है। अब हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर बताना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है कितने हैं, जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कितने सही है। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, संविधान का भाग जो 6 है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और प्रतिक्रियाओं के संबंध जो प्रक्रिया है उनके संबंधित है, ठीक है। सेकंड वाला वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई और उसके सहित कितने 32 न्यायाधीश हैं। और थर्ड वाला है भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी भी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा, इसमें केवल एक सही है। इसका जो हमारा थर्ड वाला सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड है वो हमारा इसमें क्या है, रॉन्ग है, फर्स्ट और सेकंड। इसका जो संविधान का जो भाग है उसमें किसमें, इसको 5 में दिया गया है और अनुच्छेद कौन सा है 124 से 147 तक, ठीक है। और वर्तमान में भारत को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के जो मुख्यालय उनमें क्या दे रखा है, कितने सीजीआई सहित कितने हैं 34 न्यायाधीश हैं, ठीक है। इसलिए हमारा सेकेंड वाला भी रॉन्ग है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय संविधानिक उपबंध जो है संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक जो क्या है सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, क्षेत्र, अधिकार, शक्ति और प्रक्रियाओं आदि से संबंधित है। कौन सा वाला, भाग 5 और अनुच्छेद कौन सा 124 से 147 तक, ठीक है। आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना, आपकी बहुत जो भी आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वर्तमान संरचना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित कितने 34 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और वर्ष 1950 के मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 उप न्यायाधीशों के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी तथा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का कार्य संसद के क्षेत्र अधिकार के तहत आता है। तथा जो हमारा सेकंड वाला है वो भी सही नहीं है, ठीक है। आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। हमारे नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों के परामर्श के बाद की जाती है। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी भी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य जो न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।